हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, सैटरडे स्पेशल वन शॉट में आप सबका स्वागत है। एंड वैसे जनवरी में तो मैं सारे वन शॉटें लेके आई हूँ पर इस साल एक तो चीज़ अच्छी है ना कि मैं आप सबके साथ रेगुलर रही हूँ। आज की स्टोरी है ना एक ओल्ड बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैंने वो मूवी कुछ दिन ऐसे मतलब मैं कुछ देख रही थी ऐसे ही, और वो मूवी मैंने थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए देखा और मुझे ऐसा लगा यार इस थीम पे हम फंक्शन बना सकते हैं और फंक्शन बहुत अच्छा भी लगेगा। मतलब बहुत बहुत अच्छा रहेगा, सुंदर, बहुत प्यारा स्टोरी है। तो चलो फिर आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विलेज से। एक विलेज में जहाँ पर दुनिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वहीं पे ये विलेज जो है ना बहुत पीछे जैसे रहने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। वो विलेज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शालीन है, और वहाँ पे लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं। लोगों को एक दूसरे के प्रति जलन नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मन से रहते हैं सब लोग यहाँ। उसी गांव में रहता है लानवांग जी। लानवांग जी जो मस्त मौला इंसान है। लानवांग जी के प्यार में पड़ा हुआ विंग, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा ओमेगा है, और वो उस गांव के मुखिया का एक लौता ओमेगा बेटा है। वांग जी जहाँ पे उस गांव के एक छोटे से गरीब किसान का बेटा है। वांग जी जो है वो वहाँ पे रहता तो है और वहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी देखभाल होती है। वांग जी वहाँ पल बढ़ करके बड़ा हुआ है। हम देखते हैं सबसे पहला सीन, जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और बातें कर रहा है। आज की खेती ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुई है। बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे हल चलाना होगा। मैंने चलाया भी, देखो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। मैं तो हल चलाते हुए ना 2 बार फिसल भी गया उस भीगी मिट्टी में, पर मिट्टी की खुशबू मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही है। वांग जी का दोस्त वांग जी से कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी वांग जी कहता है, मिट्टी की खुशबू। वांग जी का दोस्त तुरंत कहता है, हाँ पसंद है। वो थोड़ा सा हकलाता है। वांग जी का जो दोस्त है ना वो थोड़ा सा हकलाता है, इसलिए वो रुक रुक कर बातें किया करता है। वांग जी का दोस्त जिसका नाम है शाओ मो वांग जी के बचपन से उसका दोस्त रहा है, और वहीं पे बैठा था उसका दूसरा दोस्त जिसका नाम है फैंशिंग, जो खुद भी वांग जी का बहुत अच्छा दोस्त है। फैंशिंग कहता है, अरे वांग जी तुझे पता है क्या, विंग को लड़के वाले देखने आए थे। जो ओमेगा साइड था ना वो शहर से था। तुझे पता है क्या हुआ? वांग जी तुरंत इंटरेस्ट लेते हुए कहता है, क्या हुआ? तुरंत पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें मुझ में दिलचस्पी हो क्यों रही है जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो? वांग जी पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे विंग था। विंग आके वांग जी के पास बैठते हुए बोलता है, हाँ, मैं तुमसे पूरे 3 साल से बोल रहा हूँ अपने बाबा से बात करो, और तुम होगी उनके सामने जाके मुंह बंद करके बैठ जाते हो। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता तो है ना मेरे बाबा से मुझे कितना डर लगता है। देखकर ही लगता है कि मेरा बाबा मुझे गोली मार देगा। विंग कहता है, बस तुम यही बोलते रहो और देखना कोई शहरी बाबू आकर के मुझे ब्याह के ले जाएगा, और तुम बस देखते रह जाना। तुम्हें पता है इस बार जो रिश्ता आया था मेरे माँ बाप ने बिल्कुल हाँ बोल दी थी उसके लिए। वो तो मैंने उसे डरा के भगा दिया। मैंने कहा कि मुझे दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो डर के भाग गया, वरना तो उसने मुझे पूरा गले लगा ही लिया था। वांग जी कहता है, मैं आज बात करता हूँ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम आज मेरे सामने बात करोगे। वांग जी कहता है, विंग मैं कैसे बात कर सकता हूँ? मेरे बाबा। चुप रहो, तुमने बात नहीं की तो देख लेना, जो पास ही में कुआं है ना मैं उसमें कूद कर अपनी जान दे दूंगा, और मैं इसमें समय नहीं लगाऊंगा। वांग जी कहता है, कुछ दिन रुक जाओ ना विंग। विंग वहाँ से उठता है, बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने उस कुएं में कूद ही जाता हूँ। विंग जो है वहाँ से उठता है। फैंशिंग कहता है, अरे वांग जी उसको पकड़, वो सच में कूद जाएगा।
अगर उसको कुछ हो गया तो वांग जी तुरंत विंग के पीछे भागता है। विंग जो कुएं के पास पहुंचकर बस उसने छलांग लगा दी थी। वांग जी उसे पकड़ लेता है, उसकी कमर से पकड़ के खींचता है और उसे खींचकर एक घर के जो टूटा हुआ घर था उसके पीछे लाके बोलता है, विंग तू पागल हो गया होगा। विंग कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तो और मैं क्या करूँ? तुम्हें भी समझ आता है। हाँ, बाबा मुझे और बहुत समय तक घर में नहीं रखेंगे। मेरी माँ वो खुद भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, उनसे बार बार पूछती रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मुझे शादी नहीं करनी। अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं पहले तो मैं पसंद करता हूँ। वांग जी जिसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लेकिन पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसके लिए टच बहुत बड़ी चीज़ है और एक ओमेगा को टच करना तो और भी बहुत बड़ी चीज़। हालांकि कुछ देर पहले वांग जी था जो विंग को हाथ पकड़ के उस कुएं के पास से वापस लेके आया है, पर अभी बात अलग थी। वांग जी आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाता है विंग के आंसू को पोंछने के लिए। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और अपने गाल पे सहलाने लगता है और कहता है, तुम्हें घर पे बात करनी होगी लंजा, वरना मैं सच में मर जाऊंगा, देख लेना। वांग जी जो तुरंत कहता है, मैं करता हूँ बात, मैं करता हूँ। नहीं तुम मेरे साथ अब भी चलोगे और अब भी बात करोगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम पक्का फिर बात नहीं करोगे जाके घर पे, तुम मुझे भूल जाओगे। वांग जी फिर वहाँ से निकलता है अपने घर के लिए। विंग उसके साथ था, साथ में फैंशिंग और श्यामो ये भी उसके साथ थे। वांग जी अपने घर के पास जाता है और फिर पीछे मुड़ के बोलता है, मैं कल बात करूँ। विंग कहता है, जाओ अंदर अभी बात करो। वांग जी अंदर जाता है जहाँ पे जो वांग जी का फादर है ना, वो वहीं जो खुला हुआ मैदान है उसके घर में वहाँ बैठा हुआ था और कुछ लकड़ियों को काट कर अभी बस फ्री हुए थे और पानी पी रहे थे। वांग जी उनके पास आके बोलता है, बाबा। वांग जी का बाबा वांग जी को देख के बोलता है, आ गए तुम? देखो ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको पूरा काट दो, मैं भी खेत देख के आता हूँ। हाँ मैं काट देता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी जो वहाँ से जो ऑक्स है, कुल्हाड़ी है, वो उठाने की कोशिश में था। तभी पीछे से आवाज़ आती, बहुत करो। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है कि विंग बहुत गुस्से में है। वांग जी कहता है, बाबा वो जो विंग है ना, वो विंग। वांग जी का बाबा वांग जी को देख के बोलता है, हाँ विंग का क्या हुआ? वो विंग मैं विंग बच्चा। वांग जी का बाबा तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा वांग जी। वांग जी कहता है, मेरा मतलब विंग ने नया बकरी का बच्चा खरीदा है। मैं तो ये बोल रहा था। आप क्या गलत समझते रहते हो बाबा? हाँ वही तो, नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हारी शादी की नौबत आ गई। ऐसा होता ना तो मैं तुम्हें गोली मार देता। वांग जी कहता है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, विंग उसे इशारा कर रहा था कि अगर विंग आखिर अभी वांग जी ने बात नहीं की ना तो पक्का जो विंग है ना वो सच में कुएं में कूद के मर जाएगा। विंग के डर की वजह से वांग जी दोबारा बोलता है, बाबा वो विंग बाहर खड़ा है। वांग जी का बाबा कहता है, उसको अंदर बुलाओ, बाहर क्यों खड़ा है वो? विंग अंदर आओ बेटा। विंग अंदर जाता है और वो ना बहुत ज़्यादा घूर के वांग जी को देख रहा होता है कि तुम से मैंने बात करने के लिए कहा था, मुझे अंदर बुलाने के लिए नहीं। वांग जी का बाबा विंग को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो मैंने नया बकरी का बच्चा खरीदा है ना, इसलिए मैं आपको बोलने आया था। फिर मुझे वांग जी बाहर मिला तो मैंने उसको बता दिया। और आई कैसी है? तुम्हारी आई बहुत अच्छी है। मेरे वांग जी चलो, तुम इन सब जो लकड़ियों को काटो, मैं विंग को घर छोड़ दूंगा। चलो विंग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है, जी। विंग वहाँ से निकल जाता है और वो पीछे से इशारा करके जाता है कि वांग जी मिले कल उसे, वो वांग जी को अच्छे से बताएगा। अब हम देखते हैं विंग जिसे वांग जी का बाबा विंग के घर पे छोड़ गया था। विंग जिसका फादर वीचांग से है, वीचांग से विंग को देख के बोलता है, तुम कहाँ गए थे अभी? विंग कहता है, वो मैं बस बाहर ऐसे ही। तभी विंग की मदर आती है। कांगसी सेनन कहती है, मुझसे ये मत कहना विंग कि तुम अभी भी उस वांग जी से मिलने गए थे। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, उससे दूर रहो तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। विंग कहता है, पर माँ मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ ये कहने में कि मुझे वो पसंद है।
वो भी तो मुझे पसंद करता है, तो फिर हम क्यों नहीं मिल सकते। तभी विंग का फादर कहता है तुम इसलिए नहीं मिल सकते कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। विंग रोते हुए कहता है आप हमेशा ऐसा करते हो, आप हमेशा ऐसा करते हो, मुझे बस एक लौती चीज़ पसंद आई है। वैसे भी अगर मैं वांगजी से शादी करूँगा तो मुझे कभी भी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मैं हमेशा हमारे विलेज में रह सकता हूँ, आप लोगों से जब चाहे तब मिल सकता हूँ, और अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। कितना अच्छा रहेगा ना। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं ज़िंदगी भर खुश रहूँ। तुरंत वीचांग से कहता है और इसलिए तुमने जो शहर से रिश्ता आया था उसे डरा के भगा दिया। फिंग कहता है मैं ऐसे ही करूँगा, आप जब भी कोई रिश्ता लेके आएंगे मैं उन्हें डरा के भगाऊंगा। हाँ, मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मुझे बस लंजा पसंद है। तभी कांग सरन कहती है फुजुन एक काम क्यों नहीं करते, हम एक बार वांगजी की फैमिली से बात करके देखते हैं। हम हमेशा के लिए विंग को यहाँ बिठा तो नहीं सकते। विंग को जो पसंद है कम से कम उसी के पास उसे जाने देते हैं, वरना वो क्या हमेशा हमेशा के लिए यहीं बैठा रहेगा घर पे। विचांग से कहता है बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वांगजी के फादर से बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम बिल्कुल घर से कदम मत निकाल देना, मैं बात करने जा रहा हूँ तुम्हारी शादी की। विंग कहता है बाबा आप बहुत अच्छे हैं, वो आए नहीं है। ऐसा बोलकर विंग तुरंत अपने बाबा को गले लगा लेता है। विचांग से विंग के सर पे हाथ फिराते बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और कोई गलत कदम ना उठाओ। विंग कहता है मामा आप भी बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ तुम्हारी मन के करे तो अच्छे, ना करे तो बुरे। विंग कहता है नहीं नहीं आप तो फिर भी अच्छे हो। हाँ 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 अभी तो हम अच्छे लगेंगे ही। विंग और उसकी फैमिली हंसने लगती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि विचांग से वांगजी के फादर से बात करने जाते हैं। विंग जो बहुत ही बेसब्री से अपने घर पे इंतज़ार कर रहा था। विंग की मदर कांग से सरन कहती है अरे तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे, सीधे बैठ जाओ ना। विंग कहता है नहीं माँ, मुझे जानना है कि आखिर पापा कब वापस आएंगे और हमारे रिश्ते की बात पक्की हुई कि नहीं। विंग शर्मा रहा था, वो अपने हाथों से खेल भी रहा था। उसके फेस पर वो खुशी साफ साफ झलक रही थी। विंग देखता है कि विचांग से वापस आया है। विंग तुरंत विचांग से के हाथ से सामान लेता है क्योंकि विचांग से खेत के बाद सीधे वांगजी के फादर से बात करने जाने वाला था, तो वो घर नहीं आया था। विंग कहता है क्या हुआ बाबा, क्या हुआ। विचांग से कहता है 1 हफ्ते बाद तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना और इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। विंग कहता है पर बाबा हमारी तो बात हुई थी ना कि मैं वांगजी। चुप रहो, मुझे उस बारे में एक बार भी बात नहीं करनी अब, और ना तुम उस बारे में मुझसे कुछ कहोगे, समझ आया, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। कांग से इसकी शादी की तैयारी करो और हाँ ध्यान रखना ये घर से ना निकले। विंग कहता है पर मैंने आपसे कहा ना मैं किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ, मुझे लंजा पसंद है माँ। कांग से सरन विंग से इशारों में कहती है कि वो शांत रहे, वो जाके विचांग से बात करेगी। वो जाके विचांग से बात करती है तो विचांग से कहता है मैं कैसे समझाऊँ विंग को, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है अपनी ज़िंदगी में मैं इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया जितना मुझे आज महसूस हो रहा है। मैं उन लोगों के सामने अपने घुटनों के बल गिर कर भीख मांग के आया हूँ, पर फिर भी वो लोग नहीं माने। कांग सरन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पोलाइट लोग हैं और उन्हें तो विंग वैसे भी बहुत पसंद है, तो वो लोग क्यों नहीं माने। विचांग से गहरी सांस छोड़ के कहता है वो उस इंसान की शादी कैसे कर सकते हैं जो उनका अपना है ही नहीं। कांग से सरन कहती है मतलब। विचांग से कहता है मतलब वांगजी उनका अपना बेटा नहीं है, वो शहर के किसी अमीर घराने का कोई बेटा है। उसके साथ कोई परेशानी थी बचपन में जिसकी वजह से उसे गांव में रहना पड़ा और वो लोग उसकी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं ले सकते और इसलिए विंग से उसकी शादी नहीं करवा सकते। कांग से सरन कहती है क्या ये बात वांगजी को पता है। विचांग से कहता है नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि इस बारे में हमारा परिवार किसी भी तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व हो। मैं नहीं चाहता कि विंग को भी इस बारे में पता चले। थोड़े दिन रुक ही रहेगा वो, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग सरन कहती है और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो। विचांग से कहता है नहीं होगा तो मैं संभाल लूँगा। उसका बाप इतने काबिल है कि उसे अगर शादी के बाद वापस आना हुआ तो मैं उसे संभाल सकता हूँ
उसे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग सरन बहुत दुखी थी। दूसरा हम देखते हैं वांग जी जो अपने घर पहुंचता है। उसे भी खबर मिली किस तरीके से वांग जी के फादर ने उसकी और विंग की शादी के लिए मना कर दिया है। तो वांग जी घर जाता है बहुत डरते हुए, लेकिन बिल्कुल अड़े होकर वो अपने बाबा से सवाल करता है, बाबा मैंने सुना आज विंग के फादर आए थे। वांग जी का फादर कहता है, हाँ आए थे। तो वांग जी कहता है, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि मैं और विंग? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है वांग जी। वांग जी कहता है, पर बाबा वो लोग कितने अच्छे लोग हैं और मैं और विंग एक दूसरे को। बस बहुत हुआ, मैं एक और सवाल इस बारे में नहीं सुनना चाहता वांग जी। वांग जी कहता है, पर बाबा मैं और विंग। चुप रहो। तभी वांग जी की मदर आती है। वो कहती है, आप उसे सच क्यों नहीं बता देते? सच बता देंगे तो उसके सवाल बंद हो जाएंगे। उसी समय वांग जी देखता है कि बाहर से कुछ गेस्ट लोग आए हुए हैं, जिन लोगों को वो देखता है ना तो वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कोई शहरी बाबू आया हुआ है। वांग जी अभी के लिए अपने सवाल को रोक देता है। वो शहरी बाबू वहाँ आता है और बैठता है, जिसकी सेवा संभाल वांग जी का फादर कर रहा था। वांग जी का फादर वांग जी से कहता है, तुम मुझसे जानना चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी शादी का फैसला क्यों नहीं ले सकता? तो बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वांग जी वहीं बैठ जाता है। वांग जी का फादर कहता है, सच तो ये है कि जो बच्चा मेरा है ही नहीं, मैं उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे पिता शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी मौत के बाद तुम्हें वहाँ पे रखना मुश्किल हो गया था। तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया था और अब वो लोग स्टेबल हैं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी कहता है, क्या मतलब? अगर आपको मेरी विंग से शादी नहीं करानी है तो आप साफ साफ बोल सकते हैं। इतना गंदा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है बाबा। आपको पता है मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं नहीं सह पाऊँगा ये चीज़। वांग जी की मदर रोते हुए बोलती है, ये सच है वांग जी, हमने तुम्हें पाला ज़रूर है पर तुम हमारे बेटे नहीं हो। मैं मानती हूँ कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया है, सच में बहुत प्यार किया है। वांग जी को बहुत रोना आता है। वो बहुत टूट गया था, बिखर गया था। उनके बीच बहस होती है, काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। और फिर वांग जी का फादर, मतलब उसका जो फादर जिसने उसे पाला, वो उसे बताता है कि किस तरीके से उन्होंने पैसे लिए थे वांग जी को वहाँ रखने के लिए, उसकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए। वांग जी का अंकल लांचरन वहाँ आया हुआ था। वांग जी को पता चलता है कि वो बीजिंग के सबसे ज़्यादा अमीर घराने का सेकंड चाइल्ड है। उसका नाम लान वांग जी है। लान। अब वांग जी को समझ आता है किसी भी उसके जो कागज़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनमें उसका सरनेम क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक लान है। वो तो इस फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता है। वांग जी इतना दुखी था कि वो सब कुछ भूल चुका था। वो कार में बैठता है लान वांग जी के साथ और निकल जाता है। वांग जी की मदर वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम चिट्ठियाँ लिखोगे ना? वांग जी कहता है, मैं क्यों चिट्ठी लिखूं? आपकी डील ख़त्म हो चुकी है, अब आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे चिट्ठी मेकिंग के, तो मैं आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखूंगा। और कोई बात नहीं, आपने इतने सालों तक मुझे संभाला है, मेरे घर वाले इतने अमीर हैं, आपको कुछ और पैसे तो दे ही देंगे। वांग जी की मदर काफ़ी देर तक रोती रहती है और वांग जी का फादर भी बहुत देर तक रोता है। वांग जी की मदर वांग जी के फादर से कहती है, आपने इस तरीके से उसे क्यों भेजा? आप उसे आसानी से प्यार से भी तो भेज सकते थे ना, अब वो हमें खत भी नहीं लिखेगा। वांग जी का फादर कहता है, तुम्हें लगता है अगर मैं उस सच्चे से बात करता तो वो जाता? उसके घर वालों को ऐसा लगता है कि हमने अपना वादा नहीं निभाया, हमें अपना वादा निभाना होगा, हमारी खुद की कोई औलाद नहीं है, पर हम अपने लिए सेल्फिश नहीं हो सकते। वो कितने अच्छे परिवार में रहेगा, बड़े घर में रहेगा, जो बनाएगा वो खाएगा, किसी बात की चिंता नहीं होगी उसे। हमारे साथ रहेगा तो बस खेती किसानी में लगा रहेगा, इससे उसे क्या मिलेगा? अच्छा है, उसको वहाँ जाने देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, वही ठीक रहेगा उसके लिए। दूसरा हम देखते हैं वांग जी का सीन। वांग जी जो लांचरन के साथ बैठा है, लांचरन कहता है,
तुम उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम उन्हें पैसे भेज देंगे। वांग जी रोते हुए कहता है, आप लोगों ने मुझे सच में उस गांव में इसलिए छोड़ा क्या क्योंकि आप लोगों को लगता था कि मैं सेफ नहीं रहूँगा? लालचरण कहता है, उस समय तुम्हारे माता और पिता को किसी गैंग के साथ इन्वॉल्व होकर मार दिया गया था। फिर हमें तुम दोनों भाइयों की बहुत चिंता हुई। उस समय तक तुम्हारा भाई लांसेजन काफ़ी बड़ा था, वो तुमसे बहुत बड़ा था, उसे संभालना उसे समझ थी, और तो हम उसे अपने साथ रखे हुए थे, पर तुम बहुत छोटे थे, इसलिए हमें तुम्हें इस गांव में रखना पड़ा। पर अब सब कुछ ठीक है तो तुम्हें अपनी असली जगह लौट जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं उस आलीशान घर का सीन। वो घर सच में वींग का जो पूरा घर, पूरा खेत खलिहान, या फिर ये मान लो कि उसका जो मुखिया है ना, मतलब वींग, उनकी जितनी ज़मीन है उतना बड़ा वो घर था। उनकी पूरी ज़मीन के बराबर वो एक घर था। वांग जी ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, वाह, तो बहुत बड़ा है। लालचरण कहता है, बहुत बड़ा है और अंदर भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो अंदर चल के देखते हैं। वांग जी को वो अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो जाके देखते हैं कि किस तरीके से अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। वांग जी तो देख के हैरान हो गया था। फिर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट हैं जो वांग जी को झुक के बो कर रहे थे। वांग जी भी उन्हें बो करता है। चिरन कहता है, अरे तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, पर वो भी तो मुझे बो कर रहे हैं तो मुझे भी बो करना चाहिए। चिरन कहता है, नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाता हूँ। तुम्हारे भाई की अब शादी हो चुकी है तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ भी यहीं रहता है। देखो ये है लांसेचन जो वांग जी को देखता है, बोलता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया है अंकल। लालचरण कहता है, ये बहुत बड़ा हो गया है। वांग जी देखो, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, लानचेंग। वैसे इसका नाम जियांगजेंग है, पर ये लांस का नेम कैरी नहीं करता है। वांग जी उस ओमेगा को देख के एकदम हैरान था। वो कहता है, हाँ अंकल, क्या ये सच में ओमेगा है? शूशू लगता तो नहीं है, क्योंकि वांग जी ने देखा है उसके गांव में जो भी ओमेगाज है ना, वो बहुत ऐसे तरीके से रहते हैं, लंबे बाल रखते हैं, थोड़े लॉन्ग कपड़े पहनते हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं ना जो गर्ल्स पहनती है ना वैसे कपड़े पहनते हैं। और ये जो ओमेगा है ना, ये बिल्कुल अल्फाज की तरह है, इसकी बॉडी भी बहुत मस्कुलर है, लगता ही नहीं इसे देख के ये ओमेगा है। लालचरण कहता है, अरे मुझे पिटवाओगे क्या तुम? ऐसे मत बोला करो। वांग जी तुरंत आके खड़ा हो जाता, बोलता है, ठीक है। वांग जी को हंसी आ रही थी। फिर वांग जी सचिन को पकड़ के बोलता है, भाई मुझे ऐसा तो लगता है आपका ओमेगा ना होकर अल्फा है। कितना ज़्यादा हट्टा खट्टा दिखता है। जियांगचेंग उसकी तरफ घूर के देख के बोलता है, नॉनसेंस। वांग जी तुरंत कहता है, हाँ, नमस्ते, निहा। लालचरण कहता है, अबे वो तुझे गाली दे रहा है। वांग जी तुरंत कहता है, हाँ तूने मुझे गाली कैसे दी? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? चिरन कहता है, वांग जी यहाँ सब कुछ ऐसे ही होता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। फिर वांग जी को वो उसके कमरे में लेके जाते हैं, जो कमरा बहुत ही आलीशान था, बड़ा था। वांग जी उस पूरे कमरे को देख रहा था। वो कहता है, ये कमरा तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारा खेत भी आधे खेत के बराबर कमरा है ये तो। अगर यहाँ सब्जियाँ लगाएं तो कितनी सारी सब्जियाँ लगाई जा सकती हैं, कितना सारा पैसा आएगा। फिर हम कितने सारे खेत और खरीद सकते हैं। चिरन कहता है, तुम ना बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, वो भी कुछ भी देखता था तो उसमें बिजनेस ढूंढने लगता था, तुम भी वैसी हो। वांग जी कहता है, सच में? क्या मैं अपने पिता की तरह हूँ? चिरन कहता है, बिल्कुल तुम अपने पिता की तरह हो। चलो अब जल्दी से तुम नहा लो और तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हें नीचे खाने पे बुला लेंगे। वांग जी जो बाथरूम देखता है, उसे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट समझ नहीं आता है। वांग जी उसको देखते हुए बोलता है, ये कौन सी चीज़ है? अब इसके ऊपर कैसे बैठते हैं? हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं। कितना अजीब है। फिर वो शावर को देखता है और फिर कहता है, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बाथरूम, इसमें पानी भी नहीं भरा है, बाल्टी पूरी खाली डली हुई है। इतना बड़ा क्या रखा है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे इसमें गाय नहला दो या बकरी नहला दो। छोटा तालाब।
वांग जी खुद से बातें करके हंसता रहता है। फिर वो उस लंबे से सांप जैसे दिखने वाली चीज़ को पकड़ता है और वहाँ पे एक जो स्विच था ना उसे दबा देता है कि ये है क्या। तुरंत उसके ऊपर बारिश होने लगती है। वो कहता है ओही बाबा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है। हाँ, कमरे में बारिश कहाँ से हो रही है, बारिश कैसे हो सकती है यहाँ। वो भीगे हुए कपड़ों के साथ ही बाहर निकल जाता है। लांचरन वांग जी के पास आके बोलता है क्या हुआ तुम्हें। वांग जी कहता है वहाँ पे बारिश हो रही है, वो सांप है ना, वो बारिश कर रहा है। चिरन वांग जी के साथ जाता है, फिर उसे बाथरूम इस्तेमाल करना बताता है कि कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वांग जी कहता है ओह ऐसे ऐसे होता है क्या, समझ गया समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग जी को कपड़े दिए जाते हैं। वांग जी कहता है ये कपड़े बहुत अजीब नहीं हैं, मुझे ये सब पहनने का शौक़ नहीं है, ये बहुत अजीब है, क्या मैं कुछ और पहनूं जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। चिरन कहता है तुम्हें ये पहनने का शौक़ नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं बहुत, तुम जैसे कपड़े पहनते हो ना वैसे कपड़े भी मैंने मंगा रखे हैं, देखो ये है। वांग जी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कपड़े मंगा दिए गए थे। वांग जी उन कपड़ों को पहनता हुआ बोलता है हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है इनको पहन के, ओह तो काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। चिरन कहता है हाँ बहुत मुलायम है, चलो अब हम खाना खाते हैं। वांग जी को लेके जो चिरन है वो डाइनिंग टेबल पे आता है, उसकी सीट को बिठाता है उस पर। वांग जी देखता है कांटे चम्मच सब रखा हुआ है और खाना भी बना हुआ है। वांग जी ने नूडल्स खाए हैं, नूडल्स बनाए थे वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वेस्टर्न डिशेस थी जैसे पिज़्ज़ा और भी बहुत अजीबोगरीब जैसे बर्गर वहाँ रखा हुआ था, सैलड रखा था। सैलड तो समझ आता है। वांग जी अपने हाथ में सैलड लेता है और खाने लगता है। तो जियांग चेंग कहता है मैनरलेस, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है, किस तरीके से खाना खाया जाता है। What the hell? How am I supposed to eat with a man like him? चिरन कहता है जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है सॉरी अंकल बट यू हैव टू टीच हिम सम मैनर्स। वांग जी जो जियांग चेंग को देख के बोलता है शूशू ये क्या बोल रहा है, मतलब वांग जी पूछ रहा था कि जियांग चेंग बोल क्या रहा है। जियांग चेंग कहता है For God's sake, can't you even understand a bit of English? Oh God, Sachin, how am I supposed to live with this idiot? सचिन कहता है जियांग चेंग मैनर्स कहाँ है तुम्हारे। मुझे समझ आता है कि वांग जी स्कूल नहीं गया होगा, उसे इंग्लिश नहीं आती, पर तुम्हें तो आती है ना चाइनीज़, तुम चाइनीज़ में बात करो। जियांग चेंग कहता है फाइन मैं चाइनीज़ में बात कर लेता हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। तुम्हें समझ नहीं आता है कि हम खाना किस तरीके से खाते हैं, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। जो वांग जी है वो कहता है खाना हाथ से खाते हैं, हाथ से नहीं खाते तो क्या पैर से खाते हैं। मुझे नहीं पता था अंकल कि शहरों में लोग पैरों से भी खाना खाते हैं। वांग जी की बात सुनकर जो चिरन है वो कहता है ऐसी बात नहीं है, हम लोग इससे खाना खाते हैं। वो फोक उठाता है, फोक से जो सैलड है उसको फोक में लेता है और फिर खाता है। वांग जी जो देखता है अपने अंकल को और फिर कहता है अच्छा तो ई कांटे से हमको खाना खाना है, ओके ठीक है मैं समझ गया। फिर वांग जी एकदम मुट्ठी बनाने वाले, ऐसे हम मुट्ठी बनाते हैं ना, ग्रिप कसते हैं, वैसे उस फोक पे ग्रिप कसता है और फिर साइड पे एकदम घुसा देता है उसमें उस फोक को, जिसकी वजह से वो पूरी जो प्लेट थी वो 2 टुकड़ों में हो जाती है। जियांग चेंग कहता है व्हाट द हेल इज दैट, आई एम श्योर I cannot have my meal properly until or unless he is here. सचिन तुरंत कहता है जियांग चेंग कहता है फाइन मेरा पेट भर गया मैं जा रहा हूँ। जियांग चेंग वहाँ से गुस्से में उठ के चला जाता है। सचिन जुट कर कहता है अंकल आई नो कि वांग जी मेरा भाई है और उसका पूरा हक है यहाँ रहने का, पर एटलीस्ट आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोगों को ये इरिटेट ना करे। आप समझते हैं चेंग की मेंटल स्टेट क्या है, वो बाहर पड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब कुछ, आप कुछ सिखाइए इसे। इसके बाद सचिन भी वहाँ से चला गया था। वांग जी चिरन की तरफ देख के बोलता है शूशू क्या गगा मुझे पसंद नहीं करते, और क्या जो जेफू है वो भी मुझे पसंद नहीं करते। चिरन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है वांग जी, वो लोग बस थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं तुम्हारे साथ,
थोड़ा सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो वो दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। थमनजर शिकवा नहीं है। वांग जी जो तुरंत कहता है फिर वांग जी जो अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद वो वहाँ से ब्लैंकेट वगैरह उठाता है और ज़मीन पर बिछा लेता है और सो जाता है। दूसरे दिन जो सर्वेंट दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और नज़ारा देखते हैं तो तुरंत जाके नीचे रिपोर्ट करते हैं, जहाँ पे सचैन और अंकल चरण कुछ बात कर रहे थे। वो सर्वेंट जितने हड़कड़े में भागते हुए आया था ना, वो लोग देख करके घबरा गए थे कि वांग जी को कुछ हो तो नहीं गया। तो सचैन और लान चरण दोनों कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वांग जी किस तरह ज़मीन पर सोया हुआ है। दूसरी बात, एसी ऑन है और वांग जी काँप रहा है। सचिन सबसे पहले जाके एसी बंद करता है, फिर अपने भाई को उठा के बिठाता हुआ कहता है, वांग जी तुम नीचे क्यों सो रहे हो और एसी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है? वांग जी कहता है, वो मुझे ना ऐसे बेड पे सोने की आदत नहीं है, हम लोग नीचे सोते थे वहाँ पे और बहुत अच्छा लगता था, हम लोग साथ में सोते थे। मैं यहाँ अकेला भी हूँ और वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, वो जैसा था वैसा ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सचैन जो वांग जी की हालत देख के ना बहुत बुरा लगता है उसे। वो कल के बिहेवियर के लिए उसे गिल्ट भी महसूस होता है। इसमें वांग जी की गलती नहीं है कि उसे उस विलेज में रखा गया, जिसकी वजह से वांग जी इन सब चीज़ों से अनजान है। सच में वांग जी ने कभी एसी नहीं देखा तो उसे पता भी नहीं है कि इस कमरे में इतनी ठंड क्यों हो रही थी। ये रियल था। हालांकि कल जो उसने डाइनिंग टेबल पे किया वो जानबूझ के किया था, क्योंकि वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी फैमिली के ऊपर, अपने ऊपर भी इसलिए क्योंकि उन लोगों ने भले पैसे लिए हों लेकिन उसके माँ बाप ने ना उसे बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे से उसे ट्रीट किया है। वो कैसे अनग्रेटफुल हो सकता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसे इतने अच्छे तरीके से रखा। वो उन्हें याद कर रहा था, मिस कर रहा था। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते में ना काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। सचैन जो वांग जी को खुद से काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, वो वांग जी को सिखाता है किस तरीके से वो चॉपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि चॉपस्टिक का यूज़ वांग जी को पहले से आता है, तो कांटे चम्मच वगैरह जो भी वहाँ रखे होते थे डाइनिंग टेबल पे वो हटा के चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, जिसमें जियांग चंग को कोई परेशानी नहीं थी। चॉपस्टिक ट्रेडिशनल वे है और उनका नेचुरल वे ऑफ ईटिंग भी है, तो उससे बहुत ठीक लगता है। जो फूड वहाँ कुक होता है वो भी जियांग चंग को ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद आता है, बहुत ईजी रहता है। सैंडविच बनाए जाते हैं, नूडल्स रहते हैं, राइस, काफ़ी सारी चीज़ें जो वांग जी भी खा सकता है और जियांग चंग भी। सचैन जियांग चंग को समझाता है। जियांग चंग जो देखता है कि वांग जी उसी घर के गार्डन में बैठा हुआ है, अकेला है और बहुत अकेला महसूस कर रहा है। जियांग चंग वहाँ जाता है और कहता है, हेलो वांग जी। जियांग चंग को देख के बोलता है, हेलो जेफू, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि मैं शहर में कैसे रहूं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप सबसे बोल सकते हैं कि वो मुझे वापस उसी गांव में छोड़ आए। मैं विलेज में रह सकता हूँ, मैं वहाँ पिछले 24 सालों से रहते हुए आया हूँ, तो अब भी क्यों नहीं रह सकता, मैं भी रह सकता हूँ। वांग जी की एज अभी लगभग 25 साल है और वो 24 साल से विलेज में रह रहा था। वांग जी ऐसा नहीं है जैसे कुछ भी ना आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वांग जी को बाहरी दुनिया की समझ नहीं है क्योंकि वो घर से कभी निकला नहीं, इसलिए। जियांग चंग जो वांग जी के पास बैठ जाता है उसी ग्रास पे जहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था। पहले कभी जियांग चंग ने ऐसा किया नहीं, लेकिन वांग जी के साथ पता नहीं क्यों वो बैठ जाता है। जियांग चंग फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वांग जी से उम्र में बड़ा है। जियांग चंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस शुरुआत में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, पर अभी ठीक है। वैसे तुम्हारे विलेज में तुम्हारे दोस्त हैं क्या? वांग जी कहता है, हाँ, मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, एक तो श्याओमो और एक और मेरा दोस्त है। जियांग चंग कहता है, और कोई होमेगा? वांग जी ये सुनकर जियांग चंग की तरफ देखने लगता है। उसे याद आता है विंग का वो मासूम चेहरा, उसे याद आता है किस तरीके से विंग जो उसे बहुत प्यार करता है। वांग जी कहता है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने बाबा को जाके उसके बारे में बताया, बाबा ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो। जियांग चंग वांग जी को देखता है कि उसकी स्माइल किस तरीके से फेड होते होते दुख में बदल गई। जियांग चंग वांग जी के हाथ पे हाथ रख के बोलता है, तुम मुझे बता सकते हो? वांग जी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच के बोलता है, आप ये? जियांग चंग कहता है, मैं भूल गया था, तुम्हें आदत नहीं है, यहाँ बहुत नॉर्मल है, और वैसे भी तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो।
बाबा ने क्या कहा फिर तुम्हारे? वांगजी कहता है, उन्होंने कहा कि ये मेरे ज़िंदगी का फ़ैसला वो नहीं ले सकते क्योंकि वो मेरे बाबा ही नहीं है। और फिर मैं शुशु के साथ शहर आ गया आप सबके पास। जियांग चेंग प्रोफेसर हामे लाता है और उस दिन वो काफ़ी देर तक बैठ के ना वांगजी से बातें करता है। लांच रेन जो पीछे खड़ा होकर देख रहा था, उसे अच्छा लगता है कि कम से कम एक व्यक्ति ने तो वांगजी से सही से बात की। पहले ना लांच रेन को ऐसा लग रहा था कि जियांग चेंग ना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, लेकिन अभी ठीक था। फिर वो देखते हैं शाम के समय जब डिनर हो जाता है और वांगजी अपने कमरे में चला जाता है, तब जियांग चेंग लान सेचेन और लान चेरन को बिठा के बोलता है, देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज दोपहर को मैंने वांगजी से बात की और मुझे पता चला कि वो किसी ओमेगा को पसंद करता है। चिरन कहता है, क्या? उसने मुझे तो नहीं बताया। सचिन कहता है, अंकल आपने बात ही उससे कितनी की है। और आचिंग की बात अलग हो जाती है। आचिंग हर किसी से फ्रेंडशिप कर सकता है, किसी के भी डार्क सीक्रेट को रिवील करवा सकता है। आप भूलिए मत ही कि वो एक साइकेट्रिस्ट है। साइकोलॉजी में उससे कोई भी नहीं जूझ सकता। चिरन कहता है, हाँ 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 मैं समझ गया। तो कहाँ पसंद है उसे? कौन सा ओमेगा पसंद है और कहाँ रहता है वो? जियांग कहता है, उन्हीं के गांव का है। वहाँ के गांव के मुखिया का एक लौता ओमेगा बेटा है। उसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे को लगभग 4 साल से पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब उसने अपने गांव वाले बाबा को बताया तो वो नहीं माने, क्योंकि ये फैसला वो नहीं कर सकते थे। क्या हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए? वैसे भी हम लोग उससे उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, और शहर का कोई भी ओमेगा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा कि वो वांगजी से शादी करे, सिवाय अगर हम उसको प्रॉपर्टी का लालच ना दे। तो वहाँ पे वो जो ओमेगा वो पसंद करके बैठा है, एक तो वांगजी को पसंद भी है, दूसरी चीज़ वो ओमेगा कभी भी प्रॉपर्टी की वजह से वांगजी से प्यार नहीं करता था। वांगजी उससे उस टाइम में गरीब था, अचानक से अमीर हुआ है। चिरैन भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट डे वो वांगजी से बोलते हैं कि वांगजी कि वो शादी के लिए बात करने जाएंगे विंग के साथ में। वांगजी बहुत खुश हो गया था। उसकी ज़िंदगी में एक लौता इंसान जिसने उससे दिल खोल के प्यार किया है वो है उसके दोस्त और विंग। तो वांगजी बहुत खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम विंग का सीन देखते हैं। विंग जो अपने फादर से कहता है, मैंने आपसे कहा है मैं सच में शादी नहीं करूँगा। मैं कसम खा के दूँगा अगर आपने करवाई तो मैं मर जाऊँगा, मैं फांसी लगा लूँगा। कांग्रेस सरन कहती है, विंग ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोलते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। विचांग से कहता है, तुम अगर उस घर में जाकर फांसी भी लगाते हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी शादी मैं करवा के रहूँगा। 4 साल से तुम्हें बस मना करते जा रहे हो और अब तुम देखो। वो वांगजी जैसे उसे पता चला कि वो एक अमीर घर का बेटा है, तुम्हें छोड़ के भाग गया। तुम्हारी तरफ उसने मुड़कर भी नहीं देखा। तो मैं उसके साथ तुम्हारी शादी तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और तुम क्या चाहते हो कि मैं शहर जाके उसके पिता को ढूंढूं और उनके सामने जाके फिर से मैं गिड़गिड़ाऊं, भीख मांगूं? तो पहले ही मुझे मना कर किया जा चुका है, तो मैं दोबारा जाके वो क्यों करूँगा? तुम यही चाहते हो कि मैं अपनी बेइज्जती कराऊं? तो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोलकर जो विचांग से है वो उठता है। विंग कहता है, बाबा रहने दो। विंग को समझ आ जाता है कि प्यार को ना फोर्स नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा समझ आता है कि वही एक लौता इंसान है जो वांगजी को फोर्स कर रहा है उसके ऊपर, बल्कि वांगजी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो जाने से पहले एक बार वांगजी विंग से मिलकर तो जाता ना। वांगजी के ना होने पर विंग हाँ बोल देता है शादी के लिए। एंड देन वांगजी विंग को रिश्ता जो अल्फा साइड के लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। वो लोग विंग को देखने के लिए आए थे, जो कि वेंस थे। शहर के भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्के फुल्के रिच लोग थे। हालांकि विंग की फैमिली से तो रिच थे एंड उनका अपना बिजनेस था। तो वो लोग वहाँ आए हुए थे जहाँ पर जिस अल्फ़ा का रिश्ता विंग के लिए आया था उसका नाम है वैन चाओ। वैन चाओ दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। वो विंग को देखते हुए बोलता है, आप बहुत खूबसूरत हैं, मुझे आप पसंद है। विंग जो कुछ नहीं बोलता। फिर उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है। वैन चाओ कहता है, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप मुझे बता सकते हैं जो भी
आपके मन में है। विंग कहता है दरअसल वो मैं। हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पे वांग जी की फैमिली आई हुई है। वांग जी का भाई, उसका ब्रदर इन लॉ, अंकल और वांग जी चारों वहाँ आए हैं विंग के घर पे, जहाँ पे वो देखते हैं कि पहले से एक कार रखी हुई है। तो लांचरन कहता है क्या इनके पास कार भी है वांग जी? वांग जी कहता है हाँ, लेकिन ये वाली कार नहीं है, दूसरी वाली है। पूरे गांव में बस इनके पास ही एक कार है और किसी के पास नहीं है। वो लोग कार से निकलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। दरवाज़ा बजाने के बाद में दरवाज़ा खोलती है विंग की मदर कांग सेसरन। कांग सेसरन वांग जी को वहाँ देख के बहुत हैरान थी और वो जितनी खुश थी ना उतनी ज़्यादा सदमे में भी थी कि वो कैसे हैंडल कर रही इतनी सारी चीज़ें। वो वांग जी को अंदर आने देती है क्योंकि वांग जी अपनी फैमिली के साथ आया, जहाँ पे वी चांग से भी वहीं पे बैठा हुआ था। वांग जी देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे मेहमान बन के आए हुए हैं। तब वी चांग से कहता है वांग जी तुम आओ बैठो। वांग जी कहता है हेलो अंकल, ये मेरे अंकल हैं शूशू, ये मेरा एक गगा है और ये इनका हस्बैंड है मेरा जेफू। विंग कहाँ है? विंग के बारे में उसने ऐसा पूछा जैसे विंग को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। सच में वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो विंग से मिलके नहीं गया था। तभी जो लोग विंग को देखने आए थे वो कहते हैं विचांग से ये लोग कौन है? विचांग से कहता है ये विंग का दोस्त है लानवांग जी। वो लोग कहते हैं अल्फ़ा, हमें तो लगा था कि विलेज में किसी ओमेगा के अल्फ़ा दोस्त नहीं होते होंगे, यहाँ भी लोग अल्फ़ा दोस्त बनाते हैं। विचांग से कहता है हाँ मतलब हाँ। जो वैन रोहान है वो कहता है हाँ बट ठीक ही है, कम से कम तुम्हारा बेटा थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहेगा। मुझे तो लगा था गांव के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होती है, पर अच्छा है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। वांग जी कहता है आपको मतलब क्या है? वांग जी अपने आप को रोक नहीं पाता है। वैन रोहान कहता है अरे बेटा तुम जब यहाँ हो तो मैं तो बता देता हूँ कि हम यहाँ पे तुम्हारे दोस्त का हाथ मांगने के लिए आए हैं, उसके लिए रिश्ता लेके आए हैं। वांग जी कहता है आप लोग उसके लिए रिश्ता लेके आए हैं? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो किसी से भी लड़ जाएगा, उसे नहीं डर किसी का, उसे अब किसी से कोई भी डर नहीं है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है विंग के अलावा। वो कहता है आप उसकी शादी अपने बेटे से नहीं करा सकते? वैन रोहान कहता है क्यों नहीं करा सकते? वांग जी कहता है क्योंकि वो मेरा मंगेतर है, हम दोनों की पहले से सगाई हो चुकी है, हम दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमारी 4 साल से एंगेजमेंट हो चुकी है। वैन रोहान वी चांग से की तरफ देखकर कहता है वी चांग से तुमने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, अगर तुम्हारे बेटे की पहले से सगाई हो रखी है तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? उसी वक्त विंग आके बोलता है ये झूठ बोल रहा है, हमारी कोई सगाई नहीं हुई है। विंग वैन चाओ के साथ में आया था, वैन चाओ जो हंस रहा था। वैन चाओ कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम इतने श्योर क्यों थे कि अगर मैं हाँ बोल भी दूँ तो हमारी शादी नहीं होगी। दरअसल कुछ देर पहले जब वो लोग बात कर रहे थे तब विंग ने बताया था कि वो पहले से 4 साल से किसी को पसंद करता है और अगर वैन चाओ हाँ भी बोल देना तो उन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। विंग ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि विंग का इरादा था कि वो घर से भाग जाएगा। उसका इरादा ये बिल्कुल नहीं था कि वांग जी उसे ढूंढते ढूंढते वापस आ जाएगा। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता है विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, हमारी कोई सगाई नहीं हुई है। हाँ 4 साल से मैं इसके पीछे ज़रूर पड़ा हुआ हूँ और ये 4 साल से मुझे हर एक चीज़ के लिए मना करते हुए आया है। आप लोग चाहें अब? वैन चाओ कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है, मैं दोस्ती रखना ज़्यादा पसंद करूँगा तुमसे शादी करने की जगह। विंग मुस्कुराता है। यहाँ से हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। वैन फैमिली जा चुकी है, अब यहाँ पे लान फैमिली थी और वी फैमिली थी। वी चांग से वांग जी को घूर कर देख के बोलता है तुम वहाँ आ भी गए हो तब भी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूँगा। तुम मेरे बेटे को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? क्या पता कहीं तुम्हें ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा बड़ी फैमिली मिले तो तुम इन लोगों को छोड़कर भी मेरे बेटे को अकेला छोड़ दोगे। विंग कहता है बाबा। वांग जी तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। जो लान चिरैन था ना वो हैरान था, वो अपने नेफ्यू को उठाने की कोशिश करता है पर वांग जी उठता नहीं है। वो कहता है शूशू आपने मुझे बचपन से पलते हुए बड़े होते हुए देखा है, क्या आपकी नज़रों में मैं इस तरीके का इंसान हूँ? उस दिन बस मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए मैं चला गया था।
लेकिन मैंने हर दिन विंग को याद किया है। विंग से दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये विंग नहीं है जो मुझसे प्यार करता है, ये मैं हूँ जो विंग से बहुत प्यार करता है। मैं हर किसी के बिना रह सकता हूँ लेकिन विंग के बिना नहीं। उन दोनों की एंगेजमेंट फिर इसके बाद फिक्स होती है क्योंकि वी चांग से मान गया था। शादी वाले दिन वांगची के पेरेंट्स आते हैं जिन्हें विंग के कहने पे वांगची माफ़ कर देता है। एंड देन अब होता है उनकी मैरिड लाइफ की शुरुआत, जहाँ पे विंग जो विदा लेके शहर जाता है। वो शहर पहुँचता है। शहर में जाते हुए भी उसने बस वांगची का हाथ पकड़ा हुआ था। वो सिर्फ वांगची के भरोसे शहर में आया है और शहर में आके वो लान फैमिली का हिस्सा बना है। लान हाउस जाने के बाद में वांगजी विंग को अपने कमरे में लेके जाता है और बहुत प्राउडली विंग को वो शहर का बाथरूम घुमाता है। विंग कहता है मुझे पता है ये सब। वांगजी कहता है पता है मतलब? विंग कहता है मैं पहले भी शहर आया हुआ हूँ। इसको मॉडर्न बाथरूम कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है इसके बारे में। इसको शावर कहते हैं, इसे यहाँ से चालू किया जाता है। और इसको बाथटब कहते हैं, इसमें लोग एकदम सो के नहाते हैं, लेट जाते हैं इसमें। और ये जो है ना, इसको कबोर्ड कहते हैं, इस पे लोग। वांगजी कहता है इस पे लोग क्या? विंग कहता है चुप रहो तुम। फिर विंग रूम में आता है। वांगजी कहता है और ये क्या है? विंग कहता है ये डबल बेड है जिस पे लोग सोते हैं, आराम करते हैं। और ये जो इस पे ब्लैंकेट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या है? बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और वो जो ऊपर लगा है वो एसी है और ये इसका रिमोट है। इससे हम एसी को कम और ज़्यादा करते हैं। हम इसको हीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। वांगजी विंग को देख के बोलता है तुम्हें बहुत कुछ पता है। विंग कहता है तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है मैं स्कूल गया हुआ हूँ, मैंने पढ़ाई की है। वो तो मैं कभी बस कॉलेज नहीं गया, वरना मैंने अपना स्कूल पूरा किया है। वांगजी कहता है हाँ हाँ याद आया। इसके बाद वांगजी और विंग बस बेड पे बैठे हुए थे कुछ देर तक। विंग जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था क्योंकि वो सच में वांगजी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब क्या है, तो वो भी एक विलेज का एक ओमेगा ना, वो क्या सोच सकता है। और लेकिन वांगजी को उसके दोस्तों ने बहुत कुछ बताया है। वांगजी फिर विंग की तरफ मुड़ता है। वो देखता है वांगजी देखता है कि विंग की सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं। विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अभी तक तो वांगजी ने कुछ किया भी नहीं, विंग तो अभी से गहरी सांसें लेने लगा है। वांगजी फिर विंग के करीब आने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है बहुत कस के। अपने लोअर लिप को अपने अपर लिप से वो दबा लेता है, उसे बाइट करने लगता है। साथ ही वो ब्लैंकेट को बहुत ज़ोर से होल्ड कर लेता है। वांगजी विंग की तरफ बढ़ता है और उसके चिक्स पर किस करता है। विंग जो इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि तुरंत वांगजी के गले में अपने सर को छिपा लेता है। वांगजी विंग के बैग को सहलाते हुए बोलता है विंग कहता है क्या मैं वो सब करूं? विंग कुछ नहीं कहता। वो कैसे हाँ बोल सकता है भाई? और ये सवाल वांगजी विंग से पूछ कैसे सकता है? वांगजी कहता है क्या हुआ, बोलो ना। विंग वाइफी। विंग के तो पूरे बॉडी में गूज़बम्स उठाए थे। विंग अपने आप को थोड़ा सा हटाता है, बोलता है तुम कितने शिमलेस हो, तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो? वांगजी ये सुनकर थोड़ा सा हंस देता है। फिर वो विंग को बेड पे बहुत जेंटली लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे वांगजी विंग के क्लोथ्स को हटाता है। विंग जो अभी भी अपनी आंखें बंद करता है और अपनी गर्दन को घुमा लेता है। अभी भी विंग ने ब्लैंकेट को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। कुछ ही टाइम में वांगजी विंग की नेक को किस कर रहा था और वो उसके ऊपर था। विंग जो बता नहीं सकता कि उसे क्या फील हो रहा है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अजीब है। विंग के पेट में ना बहुत ज़्यादा एकदम जलन सी होने लगी थी, या कहो तितलियाँ सी उड़ रही थी, कुछ भी था, लेकिन उसका लोअर पार्ट अब पेन कर रहा था। इतने ज़्यादा फोर प्ले के बाद ना विंग सच में अब होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा था। वो वांगजी से कहता है लंजा। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है मुझे पेन हो रहा है। वांगजी कहता है कहाँ? विंग कहता है बस मुझे पेन हो रहा है। वांगजी विंग के स्टमक पे हाथ रखता है, बोलता है यहाँ।
विंग कहता है नहीं नहीं। फिर वांग जी अपने हाथ को थोड़ा और नीचे ले जाता है। विंग कहता है नहीं। वांग जी थोड़ा और नीचे लेके जाता है। विंग कहता है नहीं नहीं। वांग जी फिर थोड़ा और नीचे अपना हाथ ले जाता है और विंग मौन कर उठता है। वांग जी कहता है यहाँ पेन हो रहा है विंग। विंग कहता है हाँ मुझे वहीं पेन हो रहा है लंजा। वांग जी फिर विंग को थोड़ा सा प्लेजर करना स्टार्ट करता है। विंग एकदम मॉर्निंग मैस हो चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। कुछ टाइम में तो वांग जी भी फुल निकेड विंग के सामने था। वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे में अब खो चुके थे कि दुनियादारी की कोई खबर नहीं, कौन कितनी आवाज़ कर रहा है, क्या था कुछ नहीं पता। और विंग को बहुत प्यास लग रही थी। विंग कहता है लंजा मेरा गला सूख चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। वांग जी कहता है बस कुछ देर और विंग, मैं तुम्हें पास पानी दे ही रहा हूँ। जब वो अपने राउंड को फिनिश करते हैं तब विंग सच में बहुत ज़्यादा प्यास हो गई थी उसको। वो पानी पीता है, उसका गला बहुत ज़्यादा सूख गया था, उसकी आवाज़ भी हल्की सी कर्कश हो गई थी क्योंकि वो सच में मौन कर रहा था। वांग जी विंग की हालत को देख के बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा था अपने ऊपर, या फिर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर जो भी था विंग उसे बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी आगे बढ़ता है। विंग कहता है नहीं लंजा। वांग जी विंग के हाथ को हटाता है, जिस हाथ को वांग जी के सीने पे विंग ने रखा था। वो उस हाथ को हटाता है और विंग के लिप्स पर एक किस करके बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ विंग, मैं बस चाहता हूँ तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विंग बस अपना सर घुमा लेता है, वो हाँ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद वांग जी फिर विंग को पकड़ता है, बोलता है विंग हम दूसरी जगह ट्राई करते हैं। विंग कहता है लंजा। वांग जी विंग को मौका दिए बगैर विंग को ड्रेसिंग टेबल पे जो सामान रखा था उसे नीचे फैलाते हुए बिठा देता है और वहाँ पे वो विंग के साथ इंटीमेसी स्टार्ट करता है। वांग जी विंग को देख रहा था किस तरह विंग को वांग जी ने हवा में उठाया हुआ है एंड देन वो उसका साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो नाइट उन दोनों की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल नाइट थी, जिस नाइट को ना तो वांग जी भूल सकता है और ना ही विंग। उन लोगों ने जैसे कोई जगह नहीं छोड़ी थी रोमांस के लिए। ड्रेसिंग टेबल, बेड, ऑब्वियसली फ्लोर, बाथरूम, स्पेशली बाथरूम का पूरा मैस पूरा इस्तेमाल किया था, जैसे कि लायना हाउस का जो बाथरूम है ना वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया हो। दूसरा हम देखते हैं जियांग चेंग और लान सचन का सीन। लान सचन और जियांग चेंग वांग चेन के कमरे के बाहर अपना कान लगा के खड़े थे। लान चेन वहाँ से भाग चुका था, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कुछ भी जानने में, वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो चुका है। पर जो ये सिचेंग है ना वो दोनों वहाँ खड़े हुए थे। जियांग चेंग कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारा भाई इतना बड़ा परवर्ट है। सचिन कहता है तुम मेरे भाई के बारे में क्या सोच रहे हो। जियांग चेंग कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं। पर सचिन हमें भी बहुत टाइम हो गया है हमारी वेडिंग नाइट को मनाए हुए। सचिन कहता है हुआ तो है। कुछ देर और वो लोग बस सुनते हैं। इसके बाद सचिन जियांग चेंग को गोद में उठाता है और वो दोनों वहीं लॉबी में से किस करते हुए जाने लगते हैं। वहीं जो गैलरी थी वहाँ से किस करते हुए अपने कमरे में जाते हैं। वांग जी और विंग की आवाज़ अब उनको नहीं आ रही थी, पर उन दोनों की आवाज़ ज़रूर उन दोनों को आ रही थी। वो उन दोनों ने भी ना पूरा यूज़ कर लिया था। जैसे कि मैंने कहा कि लान हाउस के बाथरूम बना ही गए हैं फुल यूज़ के लिए, तो उसे सिचेंग भी यूज़ करते हैं वांगशन की तरह। बेचारा लान चेन जिसे अपने कमरे में 2 जगह से साउंड आ रहा था, वो अपना दरवाज़ा खोलता है और घर से ही निकल जाता है और कहता है यंग लोगों के बीच रहना कितना मुश्किल काम है। अच्छा मेरे भाई और भाभी अभी नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा, उसे बहुत दुख हो रहा है, बस वो सोच रहा था एक बार के लिए कि अगर उसके भाई और भाभी होते और उन दोनों को भी ये सीन दिखाई देता तो वो जितने खुश होते ना उतने ही वो भी वो चीज़ परफॉर्म कर रहे होते। लान चरण जो अभी लेट भागा है उस घर से, वो पहले ही भाग चुका होता। लान चरण तो बस बाहर खड़ा हो गया था और उसने ना ऐसे सर्वेंट्स को बोल दिया था कि कोई भी अंदर ना जाए। सर्वेंट्स क्वार्टर में ही रहे वो लोग, सुबह भी अंदर ना जाए, वो बोल चुका था। यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे लान चरण लगभग सुबह के 10 बजे अपने घर के अंदर जाता है कि अब तक तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। जब वो अंदर जाता है तो बेचारा और ज़्यादा सदमे में पहुँच जाता है। वो तुरंत बाहर निकल आता है क्योंकि उसे लगा कि उसे अभी अंदर जाना ही नहीं चाहिए। वो देखता है कि जो लिविंग रूम है ना वहाँ ना ऐसे वांगशन के कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। वो देखता है कि
उन दोनों के अपर क्लोथ लोअर क्लोथ सब कुछ बिखरे पड़े हैं। साथ ही वहाँ पे जियांगचंग और लांचरन के क्लोथ भी बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है ज़िंदगी में, पहली बार हुआ है लांचरन के साथ में। सिचेन और जियांगचंग भी बहुत डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट थे उसके सामने। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दरअसल हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे सुबह 4 बजे विंग जागता है और उसे बहुत भूख लगती है। वो वांगजी को जगाता है। वो कहता है, लंचा मुझे बहुत भूख लगी है, पर मैंने यहाँ का किचन नहीं देखा। वांगजी कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें नीचे लेके चलता हूँ। जब वो नीचे आते हैं तो देखते हैं सिचेन और जियांगचंग पहले से ही जागे हुए हैं। वांगजी अपने भाई और जो उसका जेफू है उसको साओशा हाओ गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग भी कहता है, साओशा हाओ तक, साओशा हाओ जेफू। वो दोनों भी कहते हैं, साओशा हाओ, कुछ खाओगे तुम दोनों? विंग और वांगजी दोनों अपना सर हाँ मिलाते हैं। जियांगचंग किचन से निकल के आ रहा था। उसने मॉर्निंग में बस जल्दी से ना थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खाना बनाया हुआ है और वो निकाल के लेके आया था। विंग उस फूड को एंजॉय करके बोलता है, कल रात में ना ठीक से खाना नहीं खा पाया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जियांगचंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। जब मैंने पहली बार शादी की थी ना, मेरा भी यही हाल था। विंग कहता है, तो ये क्या आपकी दूसरी शादी है? जियांगचंग जो खांसने लगता है। सिचेन कहता है, क्या? वांगजी विंग को देख रहा था घूर कर कि विंग ने क्या पूछ लिया है। जियांगचंग जो हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी पहली ही शादी है, ये वो सही सलामत चल रही है अभी भी। बस मैं बता रहा हूँ, जब मैं शादी करके आया था तो मैं भी कुछ खा नहीं पा रहा था, और फिर दूसरे दिन शादी के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, सेम रीज़न की वजह से। विंग कहता है, सेम रीज़न कहते हुए ना जियांगचंग टेबल के नीचे से सिचेन के पैर को टच कर रहा था। सिचेन जो खांसने लगा, क्योंकि वो मतलब समझ गया था जियांगचंग का। अब शहरी भाषा में जिस तरीके से फ्लर्ट करते हैं वो बेचारे विंग और वांगजी से भोले इंसानों को समझ थोड़ी आएगा। लांच सिचेन कहता है, हाँ वैसे भी तुम तो बहुत टायर्ड थे उसके बाद, और ऐसी हालत हो गई थी कि तुम पैर उठाने के लायक नहीं थे। विंग कहता है, क्या आपने बहुत ज़्यादा फंक्शन वगैरह किए थे इसलिए आप बहुत ज़्यादा थक गए थे? जियांगचंग सिचेन की तरफ देख रहा था। वो लोग सरेआम फ्लर्ट कर रहे हैं, वो तो अंकल नहीं है, भगवान के शुक्र, अंकल को ज़रूर समझ आ जाता शायद। विंग वांगजी की तरफ देख के बोलता है, तुम तो हर बहुत बुरे हो, वो तो फंक्शन में थके थे, तुमने मुझे ऐसे ही दिखा दिया है। वांगजी विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग तुम्हारा ब्रेकफास्ट होने के बाद हम एक बार और। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग शर्मा जाता है, वो कुछ नहीं कहता। विंग के साइलेंस का मतलब भी होता है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिचेन और जो जियांगचंग है वो दोनों सोने के लिए वापस चले गए थे। वांगजी विंग को काउच पर लेट जाके बोलता है, विंग हम बहुत क्विक करेंगे और बाद में ना हम यहाँ की सफाई भी कर देंगे। विंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई और तुम्हारा ब्रदर इन लॉ यहाँ जाएंगे, अगर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ यहाँ आके और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो? वांगजी कहता है, नहीं देखा कोई। वो लोग वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, अपने कपड़े रिमूव करके चारों दिशाओं में फेंक देते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा जैसे पैशन में था कि देखो मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर हूँ और मैं ना बहुत ज़्यादा माचो मैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो वहाँ पे कपड़े फेंक के ना सीधे अपने रूम में ले गया था वो विंग को उठा के सीढ़ियों से। दूसरी तरफ जो जियांगचंग और सिचेन है ना, उन्हें आवाज़ आ रही थी लिविंग रूम से। थोड़ी देर बाद वो बाहर आके देखते हैं और वहाँ के रूम का नज़ारा देख के दोनों शॉक में थे। सिचेन कहता है, मेरा भाई मुझसे एक कदम आगे है। जियांगचंग कहता है, ओ गॉड, हमने क्यों नहीं सोचा कि ये इतना एक्साइटेड हो सकता है। वो दोनों कितने रोमांटिक हैं और तुम कितने बोरिंग हो। सिचेन कहता है, ऐसी बात अगर ये सब करना रोमांस है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। जियांगचंग कहता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? तुम्हें लगता है कि रात भर मेहनत करने के बाद तुम्हारा वो पार्ट अभी भी काम करेगा? सिचेन कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो जियांगचंग। जियांगचंग कहता है, तुम्हें चैलेंज करने की ज़रूरत क्या है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच बोलने को ना चैलेंज करना नहीं बोलते। सिचेन जो फिर खुद भी बिल्कुल वांगजी के नक्शे कदम पे चलते हुए दोनों के कपड़ों को इधर उधर हवा में उड़ा देता है। उनके कपड़े भी हवा में उड़ते हुए बोल रहे थे, कुछ तो शर्म कर लो। पर उन दोनों को शर्म कहाँ थी, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से अपने कमरे में जा चुके थे। अब बेचारा लांचरन जो वहाँ पे अचानक से आया था, वो पहले सर्वेंट को भेजता है कि पहले जाके पूरा रूम क्लीन वगैरह करो। सर्वेंट्स भी ना उनको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो लोग शर्माते हुए वो सारा सफाई वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये क्या ही है। मतलब सिचेन और
जो जियांग चंग है वो भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। विंग और वांग चंग न्यूली वेड कपल है, ठीक है भाई, पर ये दोनों भी कर सकते हैं। उन दोनों को बहुत हंसी आ रही थी। हम देखते हैं वांग चंग और जियांग चंग और सजन दोनों अपने अपने कमरे में बिल्कुल रोमांस करने में बिजी है, और उनका साउंड जो है ना उन सर्वेंट्स को आया जा रहा है। वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके वो फिर से बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं अंकल चरण को, मसलान हमें लगता है कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अपने घर से निकल जाना चाहिए, अगर आप कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहते तो। ऐसा बोल के वो सर्वेंट्स रफा दफा हो चुके थे, उन्हें कोई गालियाँ नहीं खानी है। लेकिन लान चरण ना खुद ही सोच रहा था कि वो ना अपने दोनों नेफ्यू को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे ऐसे बढ़िया अपने वेकेशन टाइम एंजॉय करें जाके। वो यहाँ नहीं रुक सकते हम, क्योंकि जब तक इन दोनों का ये हनीमून, या तो वो इन दोनों कपल्स को हनीमून पे भेजते, वो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक कर सकते हैं जो कि काम में आएगा। इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये वन शॉर्ट स्वीट सा क्यूट सा विलेज टाइम लव स्टोरी। आपको जो भी जैसा भी लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए टाटा के बाबा अपना ख्याल रखना। एंड गाइस, मैंने एक न्यू थीम स्टार्ट की है जिसके बारे में मैं जल्दी बताऊंगी, तो बस थोड़ा वेट कीजिएगा उस बात के बारे में जानने के लिए।